नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे टाइपिंग विद्रोह के परिणाम, कंसिक्वेंसेस ऑफ टाइपिंग रिवॉल्ट। तो अभी तक आपने टाइपिंग विद्रोह से जो भी टॉपिक बनाया है वो टॉपिक है टाइपिंग विद्रोह के कारण, टाइपिंग विद्रोह के असफलता के कारण। आज देखेंगे टाइपिंग विद्रोह के परिणाम, यानी कि जो टाइपिंग विद्रोह हुआ उसके परिणाम क्या हुए। तो आप तो जानते ही हैं टाइपिंग विद्रोह ये टॉपिक किस इतिहास से रिलेटेड है? चीन जापान के इतिहास से रिलेटेड है। जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के LNM यूनिवर्सिटी, BRB यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या देश के जो भी जहाँ हिस्ट्री ऑनर्स में बच्चे पढ़ते हैं, चीन जापान से जो क्वेश्चन बनता है उनमें टाइपिंग विद्रोह अपना एक विशेष महत्व रखता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। ओके, तो जो भी विद्यार्थी हैं वो ज़रूर वीडियो देखें। अगर आपने जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, टाइपिंग विद्रोह के परिणाम हम इस वीडियो में देखेंगे, कंसिक्वेंसेस ऑफ टाइपिंग रिवॉल्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप ये भी, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, पिछले जो भी वीडियो टाइपिंग विद्रोह से डाले गए हैं, यदि आपने उसे देखा है तो आपको आप ये जानते होंगे कि टाइपिंग विद्रोह कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कब हुआ? 1851 में हुआ। कब तक हुआ? 1864 में हुआ। ये किस सरकार के खिलाफ हुआ था? मंचू सरकार के खिलाफ था। मंचू सरकार कहाँ का शासन था? चीन का रहने वाला था। ओके, इसे जो भी यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको डिटेल्स में जाऊंगी कि टाइपिंग विद्रोह जैसे 1851 में हुआ, किसके द्वारा किया गया? शोषित चीनी जनता के द्वारा किया गया। किसके खिलाफ किया गया? चीनी मंचू सरकार के खिलाफ किया गया, क्योंकि मंचू सरकार ने विदेशियों की सहायता से जो टाइपिंग विद्रोही थे उनके विद्रोह को दबा दिया। ऐसा नहीं है कि विद्रोह किसी अनावश्यक कार्य के लिए किया गया हो। जो भी विद्रोह की जो मंशा थी, विद्रोह के जो इरादे थे, वो बिल्कुल जन भावना के अनुकूल थे, परिस्थिति के अनुकूल थे। लेकिन फिर भी उन्हें उनका मुख्य ध्येय ये भी था कि मंचू सरकार जो एक कमज़ोर शासक है, कमज़ोर सरकार है, जो विदेशियों की मदद से चीन में ही अव्यवस्था फैलाई हुई है, तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन फिर भी यह आंदोलन विफल रहा। भले ही उन्होंने अपनी चीनी क्रांति का एक पहला कदम रख दिया हो, डाल दिया हो, लेकिन यह क्रांति टाइपिंग विद्रोह असफल हुआ, जो इतिहास की एक अत्यंत ही, चीनी इतिहास की एक अत्यंत ही दुखद घटना है। ओके, चलिए देखिए, आपने टाइपिंग विद्रोह देखा। टाइपिंग विद्रोह की जो ये पृष्ठभूमि है जो आप जानते ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइपिंग विद्रोह की असफलता के बाद भी उसके परिणाम, ये तो हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा उसमें तो आपको ये जानकारी लग गई होगी कि टाइपिंग विद्रोह असफल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि टाइपिंग विद्रोह असफल हो गया तो उसके कुछ अच्छे परिणाम ना निकले, क्योंकि कोई भी घटना यदि घटित होती है तो उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों निकलते हैं। तो बुरे परिणाम से सबक सीखा जाता है और उससे आने वाली जो तैयारी की जाती है उतनी ही बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से नेतृत्व करके तैयार की जाती है। बुरे परिणाम से भी सीख लिया जाता है और अच्छे परिणाम से व्यक्ति या जनता प्रोत्साहित होती है। ओके, चलिए, तो टाइपिंग विद्रोह के असफलता के बाद भी उसके परिणाम लंबे समय तक देश की राजनीति पर दिखाई पड़ते रहे। अब जो विद्रोह देश में हुआ था, देश की जनता के द्वारा, चीनी जनता के द्वारा किया गया था, तो उसके परिणाम तो इतने जल्दी समाप्त होने वाले थे नहीं, तो उसके लंबे समय तक उसके राजनीति पर दिखाई पड़ते रहे। सर्वत्र बर्बादी और अराजकता का साम्राज्य व्याप्त रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। लंबे समय की अस्थिरता के कारण जगह जगह विद्रोह हुए। लंबे समय की अस्थिरता यानी कि ये टाइपिंग विद्रोह जो था 1851 में, यानी 1851 से शुरू हुआ और जाके 1864 में जाके इसे दबाया गया, या ये कहे कि ये बंद हुआ, ये समाप्त हुआ। तो एक लंबे समय की अस्थिरता तो कायम ही थी। समाज स्थिर नहीं था, उसमें अव्यवस्था और अस्थिरता थी। अनेक प्रांत उजड़ गए, बहुत से लोग युद्ध में मारे गए, चारों ओर गरीबी, भूखमरी का साम्राज्य छा गया। सरकार की अयोग्यता और खोखलापन
सर्वत्र प्रकट हो गया। वस्तुतः यह कहना नितांत सत्य है कि भले ही मंचू शासकों की सत्ता का अंत 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण हुआ हो। मंचू शासन का अंत कब हुआ था? 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। यदि आप चीनी क्रांति का कारण क्या था, उसके क्या परिणाम निकले, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के प्लेलिस्ट में चीन जापान का जो इतिहास है वहाँ से जाके आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ जो है मेरा पेड पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सत्ता का अंत 1911 की क्रांति के कारण हुआ हो, किंतु पतन की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के मध्य से ही प्रारंभ हो चुका था। यानी कि सत्ता का अंत ही 1911 क्रांति हुआ हो, किंतु पतन की प्रक्रिया यानी कि मंचू सरकार का जो पतन होने वाला था, क्योंकि मंचू सरकार की जो व्यवस्था थी, मंचू सरकार जनता के प्रति जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी समाज देश के लिए अनुकूल नहीं था, जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं था। तो इस तरह से उसके पतन का बीज तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बो दिए गए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंचू शासकों की कमजोरी के स्पष्ट होने से विदेशी शक्तियों को चीन में ये जो कारण थे, अब हम कारण एक एक करके करेंगे। परिणाम। टाइपिंग विद्रोह के परिणामों को अनेक बिंदुओं, टाइपिंग विद्रोह के जो परिणाम हुए उसके बिंदुओं पर अलग अलग रूप से विचार किया गया है। जैसे देखते हैं मंचू शासकों की कमजोरी, मंचू शासकों या मंचू सरकार की कमजोरी। तो जब मंचू सरकार की कमजोरी स्पष्ट हो गई, क्योंकि चीनी द्वारा विदेशियों के द्वारा खोलने के बाद इसकी आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल ही अव्यवस्थित हो गई, राजकोष खाली हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए शासक मंचू सरकार। तो ये विदेशी शक्तियों को चीन में अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की तुष्टि का अवसर दिखाई देने लगा। यानी कि जब इन सारी बातों की जानकारी विदेशियों को लगी, यूरोपियनों को लगी, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग करते हुए चीन में अपनी तुष्टि का अवसर का यूज करेंगे, यानी कि वो उसे अपना साम्राज्यवाद बनाएंगे, यानी साम्राज्यवादी विस्तार करेंगे, यानी अपने मार्केट का विस्तार करेंगे, यहाँ अपने कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री करेंगे। यहाँ से चीन की केंद्रीय सरकार वर्तमान अव्यवस्था और अशांति से इस सीमा तक प्रभावित हो चुकी थी कि पदाधिकारी राजस्व की वसूली के कार्य को ठीक प्रकार अंजाम नहीं दे पा रहे थे। फलतः चीन की सरकार ने कर की वसूलियाबी के लिए ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त किया। अंग्रेज इस अधिकार का 1920 ईस्वी तक प्रयोग करते रहे, जिसके कारण चीन में उनका प्रभुत्व बढ़ गया। यानी अब आप देख रहे होंगे किस तरह से मंचू सरकार ने विदेशियों को अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने का मौका दिया। यानी कि आपने इसमें समझा कि इसका एक परिणाम यह हुआ कि मंचू सरकार के जो पदाधिकारी थे, राजा जो शासक जो था मंचू सरकार, वो खुद कमजोर था, तो उसके पदाधिकारी जो थे जनता से कर वसूलने में असफल सिद्ध हुए, क्योंकि जनता उन्हें टैक्स नहीं चुका सकती थी, उन्हें विद्रोह कर देती। तो इससे उसने सहयोग लिया किससे? विदेशियों से, ब्रिटेन के जो अधिकारी थे उनसे सहयोग लिया। और वे लोग 1920 ईस्वी तक जो मंचू सरकार ने टैक्स वसूलने का जो अधिकार ब्रिटिश वासियों को दिया था, ब्रिटिश अधिकारियों को दिया था, वो उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वहाँ के लोगों से कर वसूलता रहा, टैक्स वसूलता रहा, जिससे क्या हुआ कि चीन में उन ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का महत्व जो है, प्रभुत्व जो है बढ़ गया। तो क्या था? टाइपिंग विद्रोह के परिणाम था। किस तरह से टाइपिंग विद्रोह जो विद्रोहियों के द्वारा किया गया, वो इसलिए किया गया कि वो चीनी सरकार को समाप्त कर दे, जिससे विदेशियों को हस्तक्षेप करने का मौका न मिले, या चीनी सरकार अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ले ताकि विदेशी किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। लेकिन इसका परिणाम जस्ट उल्टा हुआ। इससे मंचू सरकार ने विदेशियों को कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी हस्तक्षेप करने की। ओके, तो एक परिणाम ये था। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब मंचू सरकार विदेशियों के लिए क्या उन्होंने किया,
तो सरकार को विदेशियों से प्राप्त सहायता के बदले उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में धन का भुगतान करना पड़ा। यानी कि विदेशी बहुत चालाक होते हैं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि आप मुझे ऐसे ही आपके हम काम करेंगे, इसके बदले में उसने बहुत बड़ी भुगतान मिली। साथ ही टैपिंग विद्रोह को कुचलने के लिए भी उसे पर्याप्त धनराशि व्यय करनी पड़ी, जिसके कारण देश की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई और विदेशों से ऋण लिए गए। यानी कि अंग्रेजों की तो ये पुरानी नीति थी कि सबसे पहले राज्य में हस्तक्षेप करते हैं, फिर अपनी सैनिक सहायता देते हैं, लेकिन उन सैनिक सहायता या अपना पूरा खर्च उस राज्य के सरकार से लेते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने मदद तो की चीन की, किसके? अपने ही देश के जनता द्वारा की गई टाइपिंग विद्रोह को दबाने में। उन्होंने अपने विद्रोहियों को, टाइपिंग विद्रोहियों को दबाया, जबकि वो गलत दिशा में नहीं थे, वो अपनी सही मांग कर रहे थे, और इसके बदले में खुद उन्होंने उसके भारी मोटी रकम चुकाया विदेशियों को। जब यह रकम चुकाने में असक्षम रहा मंचू सरकार, तो उन्होंने विदेशों से ऋण भी लिया। इससे इसकी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी दयनीय हो गई, जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर उसने जनता पर एक नवीन कर भी लगाए, जिसके कारण असंतोष में वृद्धि हुई। प्रांतीय आयात निर्यात कर के लगाए जाने के कारण आधुनिक चीन के विकास में अनेक बाधाएं आई। विदेशियों ने चीन की दुर्बल आर्थिक दशा का पूरा लाभ उठाया, मनमाने ढंग से चीन की सरकार का शोषण किया। यानी आप देख सकते हैं, जनता पर नवीन कर लगाए गए, प्रांतीय आयात निर्यात कर के लगाए जाने के कारण आधुनिक चीन के विकास में अनेक बाधाएं आई। यानी कि जो छोटे व्यापारी थे, जो आयात और निर्यात करते थे, उन पर टैक्स लगा दिया गया। इससे भी चीनी सरकार को अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ा, और इसका फायदा किसने उठाया? विदेशियों ने उठाया। तो ये था टाइपिंग विद्रोह का नेक्स्ट टॉपिक, परिणाम का। आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग विद्रोह ने सैनिक अनुशासन को भी प्रभावित किया। ऐसा नहीं कि टाइपिंग विद्रोह ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, इसने सैनिक अनुशासन को भी प्रभावित किया। प्रांतीय पदाधिकारियों ने मंचू वंश के शासकों की दुर्बल सैनिक व्यवस्था के कारण स्थानीय संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। यानी कि उसने तो पहले मदद की, मदद के बदले हर्जाना भुगतान लिया। इसके अलावा खुद का एक संगठन कायम करने लगा, क्योंकि उसे ये मालूम चल गया था कि मंचू सरकार की सेना एकदम से कमजोर सेना है, उनमें अनुशासन का अभाव है, उसे संभालने की शक्ति मंचू सरकार में नहीं है। तो इस संकट के अवसर पर इन सेनाओं ने मंचू शासकों का सहयोग किया। विदेशियों ने अपनी सेना संगठित की, लेकिन एक लॉलीपॉप की तरह वो अपनी स्थायी संगठित सेना का प्रयोग विद्रोहियों को दबाने के लिए मंचू सरकार के पक्ष में करते रहे। इससे क्या हुआ कि वो मंचू सरकार को खुश रखते हुए चीन पर अपना आधिपत्य कायम करने के चक्कर में थे, जिसके कारण यानी जब शासकों का वो लोग सहयोग करते थे तो स्थानीय सेनाओं और प्रांतीय अधिकारियों का महत्व बढ़ गया। उन्होंने अपने अपने प्रांत में स्वतंत्र स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक की भांति शासन करना आरंभ कर दिया। मंचू शासक अपनी सैनिक दुर्बलता के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका। यानी कि अब विदेशियों ने अपनी सेना का संगठन भी कर लिया, मंचू सरकार की मदद भी करने लगे। जब मदद करने लगे तो उनका प्रांतों में काफ़ी महत्व बढ़ गया, और उन्होंने अपने अपने प्रांतों में जो सेना संगठित हुई थी, वो सेना जो था अपने अपने प्रांतों में एक निरंकुश शासक की तरह यानी स्वेच्छाचारी शासक की तरह शासन करने लगे। मंचू शासक अपनी सैनिक दुर्बलता के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि मंचू शासन क्या, वो जो जिस तरह से वो विदेशियों को कमजोरी में ही सही अपने असहायता के कारण ही वो विदेशियों से सहायता लेते थे, लेकिन विदेशी भी सहायता के बदले में मंचू सरकार के को जड़ से उखाड़ फेंकने का ही प्लानिंग उन्होंने कर डाला। आगे देखते हैं टाइपिंग विद्रोह के परिणाम का जो नेक्स्ट टॉपिक है। यद्यपि टाइपिंग विद्रोह को चल दिया गया, किंतु देश में खोई हुई शांति, समृद्धि, संतोष पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सका। समय समय पर चीन में विद्रोह प्रस्फुटित होते रहे। वस्तुतः ये विद्रोह उस असंतोष और अव्यवस्था के परिणाम थे जो चीन में व्याप्त था। फलतः असंतुष्ट जनता मंचू शासकों के आधिपत्य से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगे। यानी कि टाइपिंग विद्रोह किसके खिलाफ हुआ? मंचू सरकार के खिलाफ हुआ, क्योंकि वह जनता एक तरह से मंचू सरकार के हाथों बुरी तरह उनका शिकार हो रहा था।
इस समय चीन में दैवीय प्रकोप का पहाड़ टूटने पड़ने के कारण, अब तो ये सब तो कारण दे ही, कुछ दैविक प्रकोप भी उस समय हुए। चीन में दैविक प्रकोप का पहाड़ टूट पड़ने के कारण स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। यानी कि देश में तो विदेशियों के द्वारा चीन का शोषण किया ही जा रहा था। मंचू सरकार अपनी जनता की भावनाओं को समझने में असफल थी, उनके लिए कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि वो विदेशियों को उन्होंने धीरे धीरे ये छूट दे रखा था कि वो चीन में प्रवेश करें, विद्रोहियों को दबाएं, सेना का संगठन करें। यहाँ तक कि वो सारे संगठन और सेना के जो खर्च होते खुद वो चीनी सरकार से लेता था। तो इस कारण से इसी समय जब ये सारी बातें हो रही थी तो चीन में एक परिणाम इसका ये भी निकला कि यहाँ का दैवीय प्रकोप हुआ, कोई प्राकृतिक घटना घटी, जिससे वहाँ स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। दुर्भिक्ष, सूखा, बाढ़, टिड्डी दल के प्रकोप के कारण जनता त्राही त्राही कर उठी। संपूर्ण देश में हाहाकार मच गया। असंख्य व्यक्ति असहाय काल के गाल में समा गए। आर्थिक संसाधनों के सीमित होने के कारण मंचू शासक व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे। 40 वर्ष के शासन के बाद मंचू वंश का अंत हो गया। मंचू वंश का अंत कितने वर्षों बाद हुआ? 40 वर्ष के शासन के बाद। हेराल्ड एम विनायक ने इस संदर्भ में लिखा है, ताइपिंग विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में लिखा है हेराल्ड ने, इससे स्पष्ट है कि सरकार देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना के प्राथमिक दायित्व को निभाने में असफल रही। इस प्रकार के विद्रोह भले ही असफल हो जाए, किंतु वह शासक वर्ग के अंत में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि टाइपिंग विद्रोह के परिणाम किस तरह से वहाँ की आम जनता सरकार को प्रभावित किया, और उसके उन परिणामों के प्रतिफल के रूप में भविष्य में 1911 की चीनी क्रांति भी हुई। क्योंकि जो पहला कदम टाइपिंग विद्रोह के द्वारा डाला गया था, उस कदम को आगे बढ़ाते हुए भले ही ये विद्रोह असफल साबित हुआ था, इसे दबा दिया गया था, लेकिन इसके परिणाम दूरदर्शी परिणाम इसके निकले, और जिसका ही परिणाम था 1911 की चीनी क्रांति हुई, गणतंत्र स्थापित हुआ, मंचू सरकार राजतंत्र का समापन हो गया। ओके, तो ये था आपका टाइपिंग विद्रोह के परिणाम। इसके पहले टाइपिंग विद्रोह के कारण, टाइपिंग विद्रोह की असफलता के कारण के वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा, यदि आप देखते हैं, यदि आप पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। बस आप वेट करते रहें और अपना सहयोग देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।